कभी आपने सोचा है, अगर एक अकेली लड़की भीड़ से अलग सिर्फ एक कलम और एक रिकॉर्डर के भरोसे उस दीवार को तोड़ दे जिसे लोग सिस्टम कहते हैं? नवगंज, एक ऐसा जिला जहां पुलिस चौकी का मतलब है डर और इंसाफ का मतलब है चुप रहना, जहां हर रात किसी गुमशुदा की फाइल बंद कर दी जाती है बिना खोले, जहां शिकायत दर्ज कराने जाने वाला आदमी अगली सुबह खुद एक आरोपी बनकर लौटता है। और ऐसे जिले में जब एक लड़की जिसका नाम भी कोई नहीं जानता लौटती है अपने बीमार पिता की सेवा करने, तो वो पाती है कि यहां सबसे बड़ा अपराध है सवाल पूछना। लेकिन वो लड़की सिर्फ सवाल नहीं पूछती, वो जवाब भी ढूंढती है। और जब जवाब नहीं मिलता तो वो खुद एक सबूत बन जाती है। वो हर चौकी के कोने में जाती है, औरत बनकर, बेटी बनकर, चुप गवाह बनकर, और फिर एक दिन वही चुप्पी गूंज बन जाती है। ये कहानी है अनामिका रॉय की। पर आप उसे किसी नाम से मत पहचानिए, क्योंकि ये सिर्फ उसकी नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने हक के लिए खामोश लड़ाई लड़ी है, जो शोर नहीं करता, पर जब बोलता है तो पूरा सिस्टम सुनता है। और यही कहानी अब आपकी स्क्रीन पर दस्तक देने वाली है। वर्दी के पीछे छुपा डर, एक ऐसा राज जो अब राज नहीं रहेगा। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हमें कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो देश के किस किस कोने तक पहुंच रही है तो हम बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नवगंज का नाम सुनते ही जहन में एक धुंध सी उतर आती है। धूल भरे रास्ते, टूटी फूटी सड़कें, हर मोड़ पर खामोशी और हर दीवार पर कुछ कहती निगाहें। यह वो जिला है जो मानचित्र पर छोटा लगता है, लेकिन अपने भीतर एक ऐसा अंधेरा समेटे हुए है जिसे कोई सत्ता, कोई प्रशासन और ना ही कोई कानून अब तक हटा सका है। यहाँ के लोग पुलिस चौकी को मंदिर या मस्जिद की तरह श्रद्धा से नहीं देखते, बल्कि डर से देखते हैं। जैसे कोई बूढ़ा बाघ अब भी शिकारी हो, जैसे खाकी वर्दी एक चेतावनी हो, सुरक्षा नहीं। हर चौकी के बाहर एक पुरानी कुर्सी, उस पर बैठा एक थुल-थुल दरोगा और उसकी आंखों में बसा वो विश्वास कि यहां उसका राज्य है। नवगंज की गलियों में कानून नाम की कोई चीज अब किताबों और स्कूलों में पढ़ी जाती है, जमीन पर उसका वजूद मिट गया है। लोग चौकी के पास से गुजरते हुए तक कांपते हैं। बच्चा रोता है तो मां कहती है, चुप हो जा, नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। और ये बात मजाक में नहीं, डर में कही जाती है। ऐसे ही माहौल में एक पुरानी जीप की खड़खड़ाहट के साथ एक चेहरा वापस आता है, अनामिका रॉय। उम्र कोई ज्यादा नहीं, लेकिन आंखों में देखोगे तो बीते बरसों की खुरदुरी सच्चाई पढ़ लोगे। वो दिल्ली में क्राइम रिपोर्टिंग करती रही थी। नाम था उसका, पहचान थी उसकी, लेकिन अब वो सब छोड़कर नवगंज लौटी है। पिता की तबीयत अब रोज की दवा और देखभाल मांगती थी। मां तो पहले ही जा चुकी थीं, और अब बाप की सेवा के नाम पर वो लौट आई थी अपने गांव, अपनी जड़ों की ओर। लेकिन लौटते ही पहली सांस में उसे एहसास हो गया कि ये वही नवगंज नहीं है जो उसने छोड़ा था। अब यहां हवाओं में सिर्फ धूल नहीं, साजिश तैरती है। चौकियों में अब कानून नहीं, सौदे होते हैं। गांव के बाहर वाले पुल पर दो लड़के बाइक पर खड़े मिले, आंखों में डर और जेब में नोट। चौकी इंचार्ज को देने थे ताकि झूठा केस हटे। एक और दिन बाजार में वो देखती है, एक बूढ़ा आदमी जिसने सालों तक स्कूल में पढ़ाया, अब पुलिस के डर से घर में कैद है, क्योंकि उसका बेटा एक झूठे चोरी के मामले में अंदर है और बेल के नाम पर 5,000 की मांग हो रही है। अनामिका ने पहली रात घर की छत से दूर तक देखा, गांव की लालटेनें, अंधेरे खेत और वो झुटपुटा सा चांद। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब इस चुप्पी में कुछ खौफनाक था। पिता धीरे धीरे सो गए थे, लेकिन अनामिका की नींद जैसे दिल्ली में ही छूट गई थी। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ वापसी नहीं है, ये टकराव है। एक शाम अनामिका पुराने बक्से से अपनी रिपोर्टिंग डायरी निकालती है। उस पर धूल की परत थी, लेकिन उसके अंदर वही जुनून था जो कभी दिल्ली की गलियों में चलता था। पन्नों को पलटते हुए उसे लगा, क्या मैं फिर से शुरू कर सकती हूं? लेकिन अब वह पत्रकार नहीं बनना चाहती थी, अब वह गवाह बनना चाहती थी, दर्शक नहीं, किरदार। अगले दिन वह बाजार गई, पर उसका ध्यान सामान खरीदने पर नहीं था।
वो लोगों की आंखें पड़ रही थीं। चौकी के पास सबका चेहरा बदल जाता था। एक आदमी साइकिल रोककर उल्टे रास्ते से चल पड़ा। एक औरत अपनी बच्ची का हाथ कसकर पकड़े भागने लगी। चौकी के भीतर से दो जवानों की हंसी सुनाई दी। वो हंसी जिसमें मजा नहीं, शिकारी संतोष था। वह अपने पिता के दोस्त एक रिटायर्ड प्रधान से मिलने गई। उन्होंने भी वही बात कही, बेटी, यहां अब कानून नहीं, खौफ चलता है। चौकी का रेट तय है, चोरी हो या गुमशुदगी, पहले जेब डीली करनी होती है। अनामिका ने धीरे से पूछा, कोई आवाज नहीं उठाता? उन्होंने सिर हिलाया। सब जानते हैं पर कोई बोलता नहीं, और जो बोलता है वो फिर दिखता नहीं। उसी रात अनामिका अपने कमरे में अकेली बैठी रही। उसने कमरे की खिड़की बंद की, पर्दा गिराया और अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाली। उसने उसमें नई बैटरी लगाई, माइक्रोफोन चेक किया, कैमरा ऑन किया, और फिर उसने खुद से कहा, अब सिर्फ देखना नहीं है, अब दिखाना भी है। अगली सुबह वह चौकी के पास वाले स्कूल में गई, वहां एक शिक्षिका से बात करने के बहाने। लेकिन असली मकसद कुछ और था। वहां के बच्चों से बातें करते हुए एक लड़की बोली, दीदी, मेरी बड़ी बहन अब स्कूल नहीं आती। मां कहती हैं बाहर मत निकलना। अनामिका ने पूछा, क्यों? बच्ची धीरे से बोली, चौकी वाले अंकल रात में आए थे, बहुत जोर से मम्मी को चिल्लाया, बहन को भी। फिर बहन चुप हो गई। उस दिन अनामिका ने तय कर लिया, ये अब सिर्फ वापसी नहीं, एक सीक्रेट मिशन की शुरुआत है। वह अब सिर्फ पिता की सेवा नहीं करेगी, वह अब उस सच की खोज करेगी जो इस गांव की गलियों में दबा पड़ा है। उसने अपने पुराने कैमरे को ठीक किया, एक पेन में कैमरा फिट करवाया और एक छोटा सा माइक्रो रिकॉर्डर अपने दुपट्टे में सिलवाया। वह जानती थी कि यह काम अब उसके लिए आसान नहीं होगा। नवगंज का सिस्टम उसे पहचान नहीं पाए, यही उसकी ताकत होगी। वह अब गांव की एक आम औरत की तरह हर चौकी, हर हाट, हर पंचायत में जाएगी, और वहां से सिर्फ सब्जी नहीं लाएगी, वो साक्ष्य लाएगी। रात को उसने अपने दिल्ली के पुराने मित्र, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसर को फोन किया। उसका नाम था रवि। उन्होंने पहले ही फोन पर पहचान लिया। तू नवगंज में क्या कर रही है? अनामिका ने सिर्फ इतना कहा, तलाश रही हूं, अपने गांव का खोया हुआ डर और वो कानून जो किताबों में बंद है। रवि ने बिना ज्यादा पूछे कहा, एक डिवाइस भेज रहा हूं, तुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। और यहीं से कहानी शुरू हुई। एक पत्रकार की नहीं, एक गवाह की, जिसने देखा, सुना और अब दिखाना तय किया। नवगंज की गलियों में चुप्पी अब अनामिका की सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। वो रोज सुबह साइकिल पर एक झोला लेकर निकलती। झोले में सब्जी के नाम पर डिवाइसें, कुछ अखबारों की कटिंग और एक पुरानी डायरी होती जिसमें वह हर दिन की बातें दर्ज करती। वो अब गांव की आम औरतों जैसी दिखती थी, सादा सलवार सूट, सिर पर दुपट्टा और चाल में थकावट, लेकिन उसकी निगाहें हर वक्त सक्रिय रहतीं। सबसे पहले उसने जिस केस की छानबीन शुरू की, वो था एक स्कूल की लड़की की गुमशुदगी। गांव का नाम था बेलागंज। वहां एक मास्टरनी थी, शांति देवी। उनसे पूछताछ में शुरू में कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उसकी मां अभी भी स्कूल की छत पर आती है, हर दिन, बस देखती है दूर तक। अनामिका उस मां से मिली। वह बोलती नहीं थी, लेकिन छत पर खड़ी हो जाती और दूर पुलिस चौकी की तरफ देखती रहती। जब अनामिका ने पूछा, क्या किसी से शिकायत की, तो वह औरत सिर्फ मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें भरोसा नहीं, पराजय थी। फिर एक और वाकया सामने आया। चौकी में एक विधवा औरत के साथ बदसलूकी। उसका नाम था हसीना बानो। उसका कसूर बस इतना था कि वह अपने बेटे की गलत गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही थी। उसे थाने में बुलाया गया और फिर लौटने के बाद उसकी आंखों में जो चुप्पी थी, वह किसी बयान से ज्यादा बोल रही थी। अनामिका ने पूछा, क्या पुलिस ने कुछ किया? हसीना ने गर्दन झुका ली और सिर्फ इतना कहा, मेरा बेटा अब भी बंद है, अगर मैं बोलूंगी तो मुझे भी उठा लेंगे। अनामिका की आंखें भीग गईं, लेकिन चेहरा ठंडा रहा। इस बीच उसे मिला एक रिक्शा वाला, इमरान। एक समय में वह बहुत तेज रिक्शा चलाता था, अब एक पांव घसीटते हुए चलता है। उसकी टांग में लोहे की रॉड पड़ी थी, पुलिसिया पिटाई में टूटी। वजह सिर्फ इतनी कि उसने एक रात चौकी के पास अपनी सवारी उतारी थी और दरोगा को रास्ता नहीं दिया।
जब अनामिका ने पूछा, कोई मुकदमा किया? इमरान ने देखा उसकी आंखों में, फिर बोला, मैडम, यहां जो जिंदा है वही गुनहगार है, बाकी तो सीधे शव बन जाते हैं। अनामिका के दिल में ये लाइन जलती सी उतर गई। अब तक वह समझ चुकी थी कि सबको कुछ पता है, लेकिन किसी के पास साहस नहीं। या तो डर है या भूख, कुछ के पास दोनों। लेकिन अब उसे चाहिए था सबूत। उसने रवि से दोबारा संपर्क किया। रवि इस बार खुद नहीं आया, लेकिन एक डिलीवरी बॉय के हाथ एक पैकेट भिजवाया, एक छोटा सा डिवाइस जो साउंड भी रिकॉर्ड कर सकता था और वीडियो भी। एक पेन जैसा, लेकिन आंखों जैसा तेज। अब अनामिका ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली। वह हर दिन एक नई जगह जाती, कभी मंदिर में महिलाओं के बीच, कभी हैंडपंप के पास बैठे आदमियों के पास, कभी किसी बीड़ी पीने वाले बुढ़े की बगल में बैठकर उनसे पुराने किस्से पूछती। वह बोलती नहीं थी, सुनती थी, और सुनते हुए दर्ज करती थी, अपने माइक्रो रिकॉर्डर में, अपने मन की दीवार पर। धीरे धीरे उसकी नोटबुक भरने लगी, जगहों के नाम, लोगों की कहानियां, तारीखें और आवाजें। लेकिन यह सब काफी नहीं था। उसे अंदर की खबर चाहिए थी। चौकी में क्या होता है जब कोई औरत अकेली जाती है? क्या बोला जाता है बंद कमरे में? कैसे लड़कों को रात में उठाया जाता है और कैसे झूठे केस बनाए जाते हैं? इसी सिलसिले में एक रात उसे खबर मिली कि चंदापुर चौकी में रात 10 बजे एक लड़का पकड़ा गया है, नक्सलियों से संबंध के आरोप में। अनामिका वहां गई, साड़ी में, माथे पर सिंदूर लगाए, खुद को पेश किया। मैं चाची हूं उस लड़के की। चौकी वालों ने देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। एक ने कहा, बहुत बहन भतीजावाद होता है आजकल, मगर अंदर किसी ने कोई बात नहीं की। उसी रात अनामिका ने रवि से कहा, मुझे अब अंदर तक जाना है। रवि ने जवाब में एक नाम भेजा, मनोज ठाकुर, कांस्टेबल है, बोल कमता है, देखता बहुत है, उससे मिल। अनामिका ने योजना के अनुसार अगली सुबह चाय की दुकान पर मनोज को देखा। उसकी आंखें बाकी सिपाहियों जैसी नहीं थीं। उनमें कोई नशा, कोई डर या अभिमान नहीं था, सिर्फ थकावट थी। अनामिका ने धीरे से पास आकर कहा, आपकी मां बीमार है? मनोज चौंका, बोला, आप कौन? अनामिका ने सिर्फ एक बात कही, मैं वो हूं जो अंदर का सच बाहर लाना चाहती है, लेकिन किसी की मां को खोकर नहीं। मनोज कुछ देर चुप रहा, फिर झुकी आवाज में बोला, आपके पास कल वाली गिरफ्तारी की फुटेज है? अनामिका ने हां में सिर हिलाया, और यहीं से शुरुआत हुई अंदर के आदमी की। मनोज अब हर शाम उसे एक छोटी पर्ची देता, ड्यूटी शिफ्ट्स, कौन दरोगा, कब कहां, किस रात किसका फोन बंद रहता है, किस दरवाजे से किसी को लाया जाता है। अनामिका अब सिर्फ बाहरी आवाजें नहीं, अंदर के नक्शे भी समझ रही थी। लेकिन एक दिन उसकी नोटबुक चोरी हो गई। वही नोटबुक जिसमें सारे नाम, तारीखें, घटनाएं थीं। शायद किसी ने उसकी निगाह देख ली थी, लेकिन अनामिका डर कर रुकी नहीं। उसने अगली नोटबुक शुरू की। इस बार वो हर जानकारी 3 जगह दर्ज करती, एक अपने पास, एक डिजिटल कॉपी और एक रवि को भेजती। वह जानती थी अब खेल बड़ा है, और वो जो दीवारें अब तक चुप थीं, उन पर धीरे धीरे एक नई इबारत लिखी जा रही थी। झूठ की दीवार को सच की आवाजें गिरा सकती हैं। अब उसकी निगाह अगले पड़ाव पर थी, चंदापुर चौकी, जहां वसूली के साथ साथ अब शारीरिक शोषण के केस भी उभर रहे थे। वह अब वॉच नहीं कर रही थी, अब वॉर की तैयारी कर रही थी। अनामिका अब अपनी हर सुबह एक सवाल से शुरू करती, आज किसकी आवाज दबाई जा रही है? और हर दिन उसका जवाब कोई नया चेहरा बनकर सामने आता। लेकिन अब वह सिर्फ बाहर से देख नहीं रही थी, वह धीरे धीरे चौकियों के भीतर की दीवारों के पीछे घुस रही थी। और इस बार उसका निशाना था बरई चौकी। ये वही जगह थी जहां पिछली पंचायत में एक पिता ने दरोगा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। लेकिन फिर अगली सुबह वो पिता अपने खेत में बेहोश मिला, और उसका बेटा गायब। उस दिन भी आसमान में बादल घिरे हुए थे, लेकिन धरती पर असली आंधी अनामिका लेकर आई थी। उसने गांव की औरतों की तरह एक हल्की स्कर्ट और ऊपर पुराना कुर्ता पहन रखा था, एक छोटी सी गठरी सिर पर बांधकर, जैसे कोई मामूली कामकाजी औरत हो। उसके पास अब एक नया पेन कैमरा था जो सीधा उसके कान के ऊपर के बालों में फिट था। उसके झोले में ऑडियो रिकॉर्डर था, और सबसे खास, उसकी आंखों में एक नजर थी जो चुपचाप हर चीज को दर्ज कर रही थी।
वह बरई चौकी के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठी थी जब उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी, कमीज का बटन टूटा हुआ, चेहरे पर घबराहट और आंखों में लाचारी, चौकी के अंदर जा रहा था। उसके साथ एक दुबली लड़की थी जो मुश्किल से 12-13 साल की लगती थी। अनामिका समझ गई, यही मौका है। वह उनकी पीछे पीछे गई, चौकी के अंदर जाकर खड़ी हो गई। एक कोने में कोई कुछ नहीं बोला। उसने गठरी जमीन पर रखी, झोले से एक अंगोछा निकाला और पसीना पोंछने का बहाना किया। लेकिन असल में वह रिकॉर्डर ऑन कर रही थी। दरोगा की आवाज गूंजी। नाम क्या है लड़की का? पिता की आवाज बहुत धीमी थी। राधा। क्यों आई हो? साहब, वो जो हमारी जमीन पर परमीलाल कब्जा किए है, उसमें मेरी लड़की की शादी नहीं हो पा रही। और इससे हमें क्या? दरोगा हंसा। लड़की तो बढ़िया है, पढ़ाई करती है। लड़की की आंखें झुकी थीं, वह कांप रही थी। चुप क्यों है? दरोगा ने डांटते हुए पूछा। फिर बोला, अच्छा सुन, अगर तू चाहती है कि केस दर्ज हो जाए तो थोड़ा नजराना देना पड़ेगा, समझी? अनामिका का हाथ कांप गया, लेकिन चेहरा सधा रहा। वह एक मामूली औरत बनकर वहीं खड़ी रही। तभी एक और सिपाही अंदर आया। उसने संदेह से अनामिका की तरफ देखा। तू कौन है? अनामिका ने सिर झुकाया। बाबूजी अंदर हैं, शिकायत करने आए हैं। कौन बाबूजी? राम प्रसाद, हलवाई वाले। सिपाही करीब आया। उसकी निगाह अनामिका के स्कर्ट पर पड़ी और तभी, जैसे किस्मत की एक फिसलन, उसके स्कर्ट के पास से कैमरे की एक पतली तार सी बाहर निकल आई। ये क्या है? सिपाही चौंका। अनामिका कुछ नहीं बोली। अंदर आ, उसने कड़क आवाज में कहा। अब वह कमरा, जो कभी एक मूक गवाही का मंच था, अब असली युद्ध का मैदान बन गया। अनामिका को अंदर एक छोटी सी मेज के पास बिठा दिया गया। दरोगा अब अपनी कुर्सी पर बैठा, आंखों में शंका और हाथ में चाय का कप। तू कौन है असल में? मैं, बस, शिकायत। झूठ मत बोल, उसने कप पटका। मेज पर। तेरी स्कर्ट में वायर है, ये तेरा गठरी नहीं, रिकॉर्डिंग बैग है। बता कौन है तू? अनामिका फिर भी चुप रही। दरोगा उठकर उसके पास आया। देख, हमको कुछ भी करना आता है। अगर बोल देगी तो कुछ नहीं होगा। उसने अनामिका का झोला छीना, उसे पलटना शुरू किया। तभी अनामिका ने अपनी कलाई की घड़ी पर उंगली चलाई। 3 बार। ये एक सिग्नल था। दिल्ली से आए रवि की टीम अब बाहर खड़ी थी, दूर एक कार में, छुपी कैमरों और माइक्रोफोन के साथ। लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब पहले से तय था। रवि ने रेडियो पर कहा, वो अंदर है, फंसी है, लेकिन फंसी हुई आंखें ही सबसे बड़ा हथियार होती हैं। देखो क्या होता है। अब कमरे में एक सन्नाटा था। दरोगा ने झोले में से एक फाइल निकाली। उसमें अनामिका की डायरी की एक कॉपी भी थी। क्या ये तूने लिखा है? अनामिका अब भी चुप थी। सिपाही ने धमकाते हुए कहा, सच बोल, या तुझे बंद करके इतना पिटाई देंगे कि याद भी नहीं रहेगा नाम। तभी बाहर से एक और शिकायतकर्ता आया। उसके चिल्लाने की आवाज अंदर सुनाई दी। मेरे बेटे को बेगुनाही में बंद किया है, निकालो उसे। दरोगा गुस्से में उठ गया और बाहर जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, इसे अंदर बंद कर दो, देखता हूं क्या करती है। अनामिका को एक छोटे से लॉकअप में धकेल दिया गया। उसके पीछे सिपाही ने लोहे का गेट बंद किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था, यही अनामिका की योजना थी। उसने अपने दुपट्टे से एक छोटा सा बटन निकाला। उसके अंदर एक लाइट कैमरा छिपा था। उसने उसे कोने में फिट कर दिया, लॉकअप की सलाखों के ऊपर, ताकि जो भी कमरे में हो वो रिकॉर्ड हो। लॉकअप के भीतर बैठी वह देखती रही कैसे बाहर वही लड़की, जिसका पिता वसूली के लिए लाया गया था, रो रही थी। और पिता अब भी गिड़गिड़ा रहा था, साहब, बस लड़की की शादी करनी है, जमीन बचा लो। उस रात अनामिका की नींद नहीं टूटी, क्योंकि उसने सोने का इरादा ही नहीं किया। वह एक कोने में बैठी रही, ठंडी जमीन पर, और उसने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ एक शब्द नहीं होता, यह एक अनुभव होता है। लेकिन उससे बड़ा अनुभव होता है उस डर में भी जिंदा रहना और उसे लड़ते हुए चुपचाप रिकॉर्ड करना। सुबह तक बाहर की टीम को सिग्नल मिल चुका था, लेकिन वह अभी भी इंतजार में थे, क्योंकि यह सिर्फ पहली सीटी थी और सीटी की गूंज अभी बाकी थी। सालों से अनामिका की आवाज
कैमरों के जरिए बाहर जाती रही थी, दिल्ली के न्यूज रूम से लेकर अदालतों तक। लेकिन इस बार उसकी सबसे बड़ी कहानी किसी माइक से नहीं निकली, बल्कि एक वीडियो क्लिप से फूटी जो उसने खुद बनाई थी, एक लॉकअप के कोने से। उस क्लिप में न चेहरा था न नाम, सिर्फ सच था। वीडियो शुरू होता था एक बूढ़े की कांपती आवाज से, साहब, मेरी बेटी को कुछ मत कहिए। फिर एक दरोगा की गर्जन, हम जो चाहें कर सकते हैं, यहां कोई संविधान नहीं चलता। फिर चुप्पी, और फिर एक झटका देती चीख, लड़की की नहीं, अंदर कैद डर की। अनामिका अब थाने से बाहर थी, एक छोटे से घर में, जो उसके पिता के खेत के पास था। वहीं बैठकर उसने अपने पुराने लैपटॉप पर उस क्लिप को एडिट किया। उसने चेहरों को धुंधला किया, लेकिन आवाज को छोड़ा, क्योंकि चेहरा अगर डराता है तो आवाज जगा सकती है। उसने उस वीडियो को एक नए नाम से अपलोड किया, नवगंज की नींद। कोई कैप्शन नहीं, कोई बायो नहीं, सिर्फ इतना लिखा, जो देख सके वो सुने, जो सुन सके वो समझे। वीडियो वायरल हुआ नहीं, विस्फोट हुआ। शाम होते होते कुछ पत्रकारों ने टेलीग्राम ग्रुप्स में भेजना शुरू किया। व्हाट्सएप के ग्रामीण ग्रुपों में वो क्लिप घूमने लगी, देखो ये है हमारा थाना। और फिर एक अज्ञात ईमेल आईडी से प्रशासन को वो क्लिप मिली। डीआईजी विनोद दुबे को उस दिन दोपहर में एक सचिव ने फाइल थमाई। सर, लगता है किसी ने बड़ा हाथ मारा है। विनोद दुबे ने क्लिप को देखा और जैसे उसकी कुर्सी कांप उठी। ये कौन है? सर, नाम नहीं है, चैनल का कोई लिंक भी नहीं, एकदम क्लीन। फिर किसने किया? पता नहीं सर, लेकिन लोग कह रहे हैं कोई दिल्ली से आई लड़की है। यही पहली बार था जब दुबे का चेहरा स्क्रीन पर आया, मीडिया को बयान देते हुए। पुलिस की छवि को धूमिल करने की यह साजिश है। कोई बाहरी एजेंट नवगंज में माहौल बिगाड़ना चाहता है। हम इसकी जांच करवाएंगे। मीडिया का कैमरा उसकी आंखों में फंसा रहा, लेकिन उसकी नजरें भटक रही थीं। उधर अनामिका अपने मकसद में एक कदम और बढ़ चुकी थी। अब वह सिर्फ चौकियों की रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी, अब वह थानों के चक्कर लगा रही थी, वो भी एक आम औरत के भेष में। कभी एक शिकायतकर्ता की बहन बनकर, कभी एक बीमार मां की बेटी बनकर। वह अब ऐसे ऐसे कोनों में दाखिल हो रही थी जहां कानून की भाषा सिर्फ लाठी में होती है और इंसाफ का मतलब चुपचाप सहना होता है। उसने देखा कैसे नाबालिग बच्चों को चोरी के केस में फंसाकर उन्हें बैलेंसिंग केस बना दिया जाता है ताकि आंकड़े पूरे हो सकें। कैसे नाइट ड्यूटी में मौजूद अफसर अपनी नींद के बदले रिश्वत लेना पसंद करते हैं। कैसे गरीब बस्तियों से हर हफ्ते एक आदमी उठाया जाता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पुलिस सक्रिय है। अनामिका की रिकॉर्डिंग अब सिर्फ डिवाइस में नहीं, उसकी आंखों में होने लगी थी। वो हर दिन वापस आकर अपनी डायरी में शब्द नहीं, दर्द भरती थी। उसने एक छोटा सा प्रेस नोट तैयार किया, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं नवगंज की एक नागरिक हूं। मैंने जो देखा वो दिखाया। मेरा नाम मायने नहीं रखता, मेरी नीयत मायने रखती है। उस नोट के साथ उसने एक और वीडियो जारी किया। इस बार क्लिप लंबी थी। अलग अलग चौकियों के दृश्य, पिटते लोग, गिड़गिड़ाते पिता, झुकी गर्दनें और खाकी की हंसी। वीडियो के अंत में सिर्फ एक लाइन उभरती, अगर ये आपका सच नहीं है तो किसका है? अब प्रशासन की हालत बदहवास थी। कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। सीएम के ओएसडी ने कॉल किया, साहब, क्या हो रहा है नवगंज में? दुबे के पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय शक के। उसने तुरंत अपने खुफिया नेटवर्क को अलर्ट किया, जिसने भी ये वीडियो बनाए हैं वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन वो हमारी नसों तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ अनामिका अब खुलेआम किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जाने लगी थी, लेकिन अपने ही नए किरदारों के साथ। एक बार वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनी, एक बार पशु चिकित्सा विभाग की सहायिका। हर बार वह कुछ न कुछ रिकॉर्ड करती, कुछ न कुछ पूछती और सबूत जमा करती। मनोज ठाकुर अब उसकी टीम का हिस्सा था। रोज शाम उसे वो डिटेल देता जो कोई अफसर नहीं देता। सर, कल दरोगा महेश नाइट ड्यूटी पर है, थाने का पिछला गेट खुला रहेगा। कल विधायक का ड्राइवर आएगा किसी को छोड़ने। लेकिन अब एक नई आशंका उठने लगी थी। जब पुलिस डरी तो सवाल किया, कहीं ये लड़की कोई आतंकी एजेंट तो नहीं?
कुछ दरोगा अब मनोज पर भी शक करने लगे थे। उधर पत्रकारों के बीच भी चर्चा थी। ये वीडियो कोई बहुत प्रोफेशनल बना रहा है। नाम नहीं है, चेहरा नहीं है, लेकिन बात सबकी कर रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने दिल्ली से कॉल किया। अनामिका, तू क्या कर रही है? ये काम पत्रकारिता का नहीं, क्रांति का हो गया है। उसने जवाब दिया। नाम से नहीं डरते ये लोग, लेकिन सच्चाई से कांपते हैं, और यही कांपना अब गूंज बनेगा। उस रात उसने एक आखिरी क्लिप बनाई, डीआईजी कार्यालय के बाहर लगे कैमरे के फुटेज को जोड़ते हुए। वहां से निकलता एक युवक जिसके हाथ में नोटों से भरा लिफाफा था, और उससे मिलने आता एक इंस्पेक्टर। उस वीडियो के अंत में उसने लिखा, जो बाहर चमकते हैं वो अंदर कितने सड़े हुए हैं। अब ये देखिए, समझिए और पूछिए। मैं कौन हूं ये मत पूछिए, मैं वही हूं जिसकी वजह से आपके बच्चे अब सवाल पूछ सकें। थानों के अंदर अब चुप्पी नहीं थी, खौफ था। और खौफ इस बार जनता के बीच नहीं था, वर्दी के पीछे था। नवगंज का आसमान अब वैसा शांत नहीं था। सड़कों पर वही धूल उड़ती थी, चाय की दुकानों पर वही चुटकुले चलते थे, और चौकियों में वही बूटों की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन सबके दिलों में कुछ बदल गया था। एक अनदेखी सी छाया मंडरा रही थी। एक डर जो पहले जनता में था, अब वर्दी में था। और इस डर का सबसे बड़ा नाम बन चुकी थी वो अज्ञात नागरिक, जिसकी बनाई वीडियो क्लिप्स पूरे जिले में चर्चा का विषय थीं। लेकिन अब तक किसी को नहीं पता था कि ये सब कर कौन रहा है। अनामिका इस खेल की सूत्रधार थी, लेकिन अब वह भी थकी हुई थी। चुपचाप खेत की मेड़ पर बैठकर वह खुद से सवाल करती, क्या ये सब वाकई किसी बदलाव में बदलेगा, या मैं बस एक और गुमनाम नाम बन जाऊंगी? लेकिन हर बार जब उसके रिकॉर्डर में किसी औरत की रुलाई बजती, किसी बूढ़े की सिसकी गूंजती, किसी बच्चे की मासूम चीख दर्ज होती, वह जान जाती, रुका नहीं जा सकता। लेकिन फिर आया वो दिन जब सब कुछ हिल गया। एक सुबह उसे रवि का फोन आया। तुम्हारा नाम लीक हो गया है, वो भी डीआईजी की टेबल तक। अनामिका ठिठक गई। कैसे? किसी ने तुम्हारी फाइल्स, तुम्हारी एक पुरानी रिपोर्ट सब लीक कर दी है। उन्होंने अब तुम्हें नाम से पहचान लिया है, अनामिका रॉय, दिल्ली की पत्रकार। उसका शरीर सुन्न हो गया, जैसे एक झटका लगा हो। मतलब अब मैं ढूंढी जा रही हूं? हां, और शायद मार दी जाओ। उसी रात उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। पिता सो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार अपनी रिकॉर्डिंग सुनती रही। वही आवाजें जो अब तक हिम्मत देती थीं, अब डर से थरथरा रही थीं। कभी कभार बदलाव की राह पर चलते हुए हम अपने ही सवालों में खो जाते हैं। क्या ये अकेले मुमकिन है? क्या ये सिस्टम इतना बड़ा है कि एक औरत उसमें दम घुटकर खत्म हो जाए? क्या कोई बचा है जो सच का साथ दे सके? और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही एक परिचित चेहरा सामने था, मनोज ठाकुर। उसकी आंखों में इस बार अलग सी बेचैनी थी। मैं पकड़ा गया हूं? नहीं, अभी नहीं, लेकिन अफसर लोग मुझ पर नजर रखने लगे हैं, पूछ रहे हैं। तू कहां जाता है, किससे बात करता है? अनामिका ने खामोशी से उसे भीतर बुलाया। मनोज ने धीरे से जेब से एक फाइल निकाली। उसमें कुछ हाथ से लिखे पन्ने थे और एक डायग्राम, चौकियों का नेटवर्क, किसका किससे संबंध है, कहां रिश्वत जाती है, कौन थानेदार किस एमएलए का आदमी है। ये मैंने महीनों से लिखा था, डर की वजह से किसी को नहीं दिखाया, लेकिन अब लगता है यही वक्त है। अनामिका ने देखा, उन पन्नों में स्याही से नहीं, खून से भरी सच्चाइयां थीं। मनोज ने आगे कहा, मेरी मां को डायलिसिस की जरूरत है। हर हफ्ते चौथी बार जाना पड़ता है। इसी वजह से मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं चुप रहूं तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। वो उठ खड़ा हुआ। आपने जो शुरू किया है उसमें मैं भी साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। यही था वो क्षण जब मैं से हम की शुरुआत हुई। अब अनामिका अकेली नहीं थी। उसके पास एक अंदर का आदमी था, जिसने सिस्टम को भीतर से देखा था। मनोज अब हर दिन उसे ऐसे दस्तावेज लाकर देता जो किसी आरटीआई से भी नहीं निकल सकते थे। कल थाना प्रभारी अपने पुराने पेंडिंग केस में एक मासूम लड़के को फंसाने वाला है। रात 9 बजे थाने में एक एमएलए का ड्राइवर आने वाला है, पैसा लेकर। पुलिस लाइन के पीछे वाले गेट से लड़की उठाई जाती है और फिर गायब कर दी जाती है। अनामिका ने अब एक नया मिशन शुरू किया। हर दस्तावेज, हर वीडियो, हर बयान को
एक संगठित तरीके से इकट्ठा करना। उसने पुराने एक मंदिर में एक कमरा किराए पर लिया और वहां एक मिनी कंट्रोल रूम बनाया। पुराना टीवी, एक पुराना सीपीयू और एक लैंडलाइन फोन। अब वो सिर्फ गवाह नहीं थी, वो साजिश की आर्किटेक्ट बन गई थी। मनोज के जरिए उसे डीआईजी के बारे में एक और राज मिला। विनोद दुबे कभी एक बार निलंबित हुआ था अपने ट्रांसफर के समय, लेकिन फिर एक एमएलए ने उसे फिर बहाल करवाया था और तब से वो वफादारी में अपनी आत्मा तक गिरवी रख चुका था। अनामिका ने उस फाइल का कोना देखा जिसमें दुबे की निलंबन की कॉपी थी, साइन, तारीख और कारण। यही उसका गला है और मैं इस गले में घंटी बांधूंगी। अब वो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी, वो रणनीति बना रही थी। उसने मनोज से पूछा, अगर मैं खुद को पुलिस की गिरफ्त में डाल दूं तो क्या मैं सीधे दुबे तक पहुंच सकती हूं? मनोज कुछ पल सोचता रहा, फिर सिर हिलाया। अगर वो समझे कि तू सब कुछ जानती है तो वह खुद सामने आएगा, डराकर सब खत्म करना चाहेगा। अनामिका मुस्कुराई। वहीं से शुरू होगा असली खेल। और उसी रात उसने अपने कैमरे के सामने बैठकर पहली बार अपने लिए बोला, मैं अनामिका रॉय हूं और मैं कोई पत्रकार नहीं, एक सबूत बनना चाहती हूं। उसने कैमरे को बंद किया और अगली सुबह उसने खुद को एक झूठे एनकाउंटर में गवाह की तरह पेश कर दिया। वो जानती थी अगला पड़ाव जानलेवा है, लेकिन जहां डर होता है वहीं बदलाव भी जन्म लेता है। और बदलाव अब सांस ले रहा था, अंदर के आदमी की मदद से। बरसों से जो सवाल हवा में लटका था, इस सिस्टम को कौन हिला सकता है, उस दिन जवाब बनकर उतरा, एक लड़की की गिरफ्तारी के रूप में। अनामिका अब किसी भेष में नहीं थी, ना पत्रकार, ना आम नागरिक। वह अब नवगंज थाने की हवालात में बंद एक गवाह थी, लेकिन असली गवाही देने के लिए नहीं, गवाही बनाने के लिए। यही उसकी योजना थी, यही उसका सबसे बड़ा दांव। 3 दिन पहले उसने खुद को एक हत्या के झूठे एनकाउंटर केस में गवाह की तरह थाने में पेश किया था। उसने कहा, मैंने देखा है वो क्या हुआ था, मैं चुप नहीं रह सकती। वो जानती थी यह बयान थाने को चौंका देगा, और हुआ भी यही। एसएचओ ने फाइलें देखीं। किसने भेजा तुम्हें? अनामिका ने सिर्फ इतना कहा, किसी ने नहीं, मैं खुद चली आई हूं। फौरन उसे हिरासत में ले लिया गया और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसकी योजना थी। उसे लॉकअप नंबर 3 में डाला गया, वही जगह जो मनोज ठाकुर ने पहले ही स्कैन कर रखी थी। उस लॉकअप के कोने में 4 दिन पहले मनोज और अनामिका ने मिलकर एक छोटा सा कैमरा फिट किया था, दीवार की दरार में, जिसकी वायरिंग बिजली के पुराने मीटर से जुड़ी थी। और वो कैमरा सिर्फ वीडियो नहीं, आवाज भी भेजता था, सीधे उस पुराने मंदिर के कमरे में जहां अनामिका का मिनी कंट्रोल रूम था। मनोज अब उसी कंट्रोल रूम का पहरेदार था। पहली रात कुछ नहीं हुआ, सिपाही आए, देखा, पानी फेंका और चले गए। दूसरी रात एक अजीब सी गाड़ी थाने के पिछवाड़े आई, काले शीशे, लाल बत्ती और बंद खिड़की। मनोज को सिग्नल मिला, वो आ गया है। मनोज ने तुरंत कैमरे का फीड लाइव कर दिया और मॉनिटर पर जो चेहरा उभरा वो था विनोद दुबे का। डीआईजी खुद आया था। वो कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और सामने कुर्सी पर बैठा। तो तुम वही हो जो ये तमाशा कर रही है? अनामिका चुप रही। नाम पता है तुम्हारा? अनामिका रॉय, दिल्ली की पत्रकार। लेकिन अब ये कहानी यहीं खत्म होती है। उसकी आंखें झुलसती हुई थीं, आवाज में शिकारी ठंडक थी। तूने हमारे चौकियों के फुटेज निकाले, हमारे अफसरों की रिकॉर्डिंग की, और अब खुद यहां आकर नाटक कर रही है? अनामिका ने आंखें उठाईं। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब जनता ने किया है। मैं सिर्फ वो सुन रही थी जो हर दरवाजे के पीछे दबा पड़ा था। दुबे हंसा, फिर बोला, तेरे जैसे लोग सिर्फ आग लगाते हैं, बुझाना हमें आता है। वो पास आया, उसकी ठोड़ी को पकड़ने ही वाला था, तभी एक और दरवाजा खुला। अंदर एक जवान आया। सर, मीडिया वालों का फोन आ रहा है, कह रहे हैं किसी लाइव स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। दुबे चौंका। कौन सा लाइव स्ट्रीम? यूट्यूब पर चल रहा है कोई फुटेज, थाने के अंदर का। दुबे के चेहरे से खून उतर गया। उधर मंदिर के कंट्रोल रूम में मनोज कंप्यूटर के सामने बैठा था। लाइव स्ट्रीम चालू हो चुकी थी, हजारों लोग जुड़ रहे थे, कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। ये नवगंज है,
थाने के अंदर क्या चल रहा है? ये डीआईजी दुबे हैं। वीडियो में दुबे की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तू जैसे लोग आग लगाते हैं, बुझाना हमें आता है। और फिर अनामिका की आवाज, शांत, तीखी और निडर। अगर आप सच में बुझे हुए होते तो इतनी आग से डरते नहीं। अब थाने के अंदर अफरा तफरी मच चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कहां से हो रहा है। दुबे ने गुस्से में आदेश दिया, इंटरनेट बंद करवाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मनोज ने तीसरी फीड चालू कर दी, जिसमें एक एमएलए और दुबे की मीटिंग की रिकॉर्डिंग थी। एमएलए, वो लड़की नहीं मानेगी, उसे खत्म करवा दो। दुबे, चिंता मत कीजिए, कल सुबह तक सब सेट हो जाएगा। अब पूरे जिले में मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, नवगंज थाने के भीतर की सच्चाई। सीनियर ऑफिसर तक खबर पहुंच चुकी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय में अलर्ट जारी हुआ। नवगंज थाने में भ्रष्टाचार का लाइव खुलासा, तुरंत कार्रवाई करें। विनोद दुबे ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाहर पुलिस मुख्यालय की टीम आ चुकी थी। डीआईजी विनोद दुबे, आपको सस्पेंड किया जाता है, कृपया हमारे साथ चलिए। दुबे अब भी चिल्ला रहा था, यह सब झूठ है। एक लड़की के वीडियो से मेरा करियर खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उसी वक्त अनामिका ने कहा, आपका करियर नहीं गया सर, वो सिर्फ लौट गया है, वहीं जहां से कभी शुरू हुआ था, उस झूठ पर जो अब सबके सामने है। थाने के बाहर एक भीड़ जमा हो गई थी। कोई नारे नहीं लगा रहा था, कोई हिंसा नहीं कर रहा था, सिर्फ खड़े थे, खामोश लेकिन मजबूत। मनोज ने कैमरा बंद किया। सबूत पूरे हो चुके थे, अब बची थी सिर्फ गूंज। सुबह का सूरज अभी उगा ही था, लेकिन नवगंज की फिजा में किसी त्योहार जैसी चहल पहल नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुप्पी तैर रही थी। वो चुप्पी जो किसी बहुत बड़े विस्फोट के बाद बचती है। पूरा जिला अब एक नई धड़कन से चल रहा था, जैसे सालों से बंद किसी कांच की दीवार के पीछे कैद चीखें अब बाहर आ चुकी थीं। मीडिया चैनलों की ओबी वैनें नवगंज के कोनों पर खड़ी थीं। रिपोर्टर लगातार अपडेट दे रहे थे। जी हां, हम इस वक्त नवगंज थाने के बाहर हैं, जहां कल रात पुलिस की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। डीआईजी विनोद दुबे को रात 3 बजे सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक 5 इंस्पेक्टर, 2 एसएचओ और एक विधायक के ड्राइवर पर केस दर्ज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। जिले में हर तरफ एक ही चर्चा थी, वो लड़की कौन थी? उसके पास इतनी हिम्मत कहां से आई? कैसे उसने इतने बड़े लोगों को घुटनों पर ला दिया? और इन सवालों का जवाब कहीं नहीं था, क्योंकि उस वक्त जब मीडिया चीख रही थी, कैमरे घूम रहे थे, पुलिस की गाड़ियां छापेमारी कर रही थीं, अनामिका किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, वो थाने में नहीं थी, कोर्ट में नहीं थी, न्यूज स्टूडियो में नहीं थी। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, गांव की पाठशाला के बाहर। उसके सामने 4 बच्चियां बैठी थीं, फटे पुराने स्कूल ड्रेस में, पैरों में चप्पल नहीं, लेकिन आंखों में जिज्ञासा थी। अनामिका ने अपनी कॉपी खोली और एक पेज पर धीरे से लिखा, कानून क्या होता है? उसने बच्चियों से पूछा, अगर कोई तुमसे जोर से बोले, डरे, तो तुम क्या करोगी? एक बच्ची बोली, उससे पूछूंगी, क्यों? अनामिका मुस्कुराई, बस यही सवाल सबसे बड़ा हथियार होता है। क्यों? पास ही एक बूढ़ी महिला खड़ी थी, जिसने रात को ही टीवी पर देखा था, लेकिन पहचान नहीं पाई थी। उसने पूछा, बिटिया, तुम कुछ जानती हो उस लड़की के बारे में जिसने सब किया? अनामिका ने अपनी किताब बंद की। मैं तो बस बच्चों को पढ़ा रही हूं माई, बाकी जिसने भी किया हो वो भी यहीं कहीं से रही होगी। उधर मंत्रालय में एक अधिकारी ने फाइल बंद करते हुए कहा, जो भी थी उसने सिस्टम को हिला दिया, और सबसे बड़ा कमाल ये किया कि वो अब भी कहीं नहीं है। कोई बयान, कोई श्रेय नहीं। विनोद दुबे अब जेल में था, उसी लॉकअप में जहां कभी अनामिका बैठी थी। अब हर सवाल वही पूछे जा रहे थे जो उसने पूछे थे। क्यों किया? किसके कहने पर? कितने सालों से? लेकिन अब जवाब बदल चुके थे, और सबसे बड़ा फर्क यह था कि अब सवाल पूछे जा रहे थे। मनोज ठाकुर अब पुलिस लाइन में पोस्टेड था, लेकिन हर हफ्ते छुट्टी लेकर गांव आता और उसी पाठशाला में बैठता। एक दिन उसने अनामिका से पूछा, क्या आप कभी वापस दिल्ली जाएंगी? अनामिका ने जमीन पर एक लकीर खींचते हुए कहा,
दिल्ली एक शहर है, लेकिन नवगंज एक जिम्मेदारी। उसने धीरे से एक और लाइन खींची। कभी सोचो, अगर हर गांव में एक मनोज ठाकुर और एक अनामिका हो, तो शायद पुलिस की वर्दी फिर से मदद का प्रतीक बन जाए। मनोज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक अखबार था। दीदी देखो, आज के पेपर में फिर से आपकी फोटो नहीं है, पर सब आप ही के बारे में लिख रहे हैं। अनामिका ने अखबार देखा और पन्ने पलटकर उसे बंद कर दिया। सच जब सामने होता है ना, तो उसे नाम की जरूरत नहीं होती। बच्चे ने पूछा, दीदी आप क्या बनना चाहती थीं? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पत्रकार नहीं, गवाह, ताकि तुम सबको डर विरासत में न मिले, सच मिले। और फिर वह उठी, पेड़ के नीचे रखा पानी का लोटा उठाया और पास की तुलसी पर डाल दिया। उसके चेहरे पर थकावट नहीं थी, सिर्फ शांति थी, क्योंकि उस दिन नवगंज की मिट्टी ने एक ऐसा नाम नहीं, एक ऐसी गूंज पैदा की थी जो अब हर बंद दरवाजे में दस्तक देती थी। और उस गूंज में अब सिर्फ आवाज नहीं थी, अब उसमें बदलाव की सांस थी।